हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेश कुमार शर्मा। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए इतिहास जानने के साधन इस विषय को लेकर आया हूं। दोस्तों, इसकी पिछली वीडियो में हमने प्रेषित किया था इतिहास जानने के साधन भाग 3। दोस्तों, यह जो वीडियो है वो हमारी पिछली वीडियो से ही संबंधित है, जिसमें हमने ये प्रस्तुत किया था कि इतिहास जानने के कौन कौन से साधन होते हैं। तो हमने देखा कि इतिहास जानने के जो साधन हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: साहित्यिक साधन और विदेशी यात्रियों का विवरण तथा पुरातात्विक सामग्री। तो 3 भागों में से सबसे पहला जो स्रोत हमारा है या साधन है वो हमारे ग्रंथ होते हैं। तो उन ग्रंथों को कई कोटियों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला नंबर आता है ब्राह्मण ग्रंथों का। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले आते हैं हमारे वेद। वेदों की संख्या 4 है। उन चारों वेदों में से सबसे प्राचीन हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पहला हमारा जो वेदों में नाम आता है वो ऋग्वेद का है। तो आइए हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे ऋग्वेद का, और उसके बाद इसका ऐतिहासिक महत्व देखेंगे कि किस तरह से जो ऋग्वेद है वह राजनीतिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है इतिहास के स्रोत के रूप में। तो दोस्तों, जो ऋग्वेद है वो सबसे हमारा प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि हमारे देश का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है तो वो है ऋग्वेद। इसको दोस्तों जो लिखा गया है वो पद्यात्मक शैली में लिखा गया है। दोस्तों, हम जानते हैं कि अगर कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो या तो गद्यात्मक लिखा जाएगा या तो पद्यात्मक लिखा जाएगा या गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाएगा। तो ये जो ग्रंथ लिखा गया है यानी जो ऋग्वेद है वो हमारा पद्यात्मक शैली में है। इसके मंत्रों को गाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसके जो अध्यायों का विभाजन किया गया है वो अष्टक और मंडल क्रम में किया गया है। इसके जो अध्याय हैं उनकी संख्या 64 है, और इन 64 अध्यायों को अष्टक और मंडल क्रम में विभाजित किया गया है। अष्टकों की संख्या 8 है और मंडलों की संख्या 10 है। इन मंडलों को अनुवाक, सूक्त और मंत्र की दृष्टि से विभाजित किया गया है। यानी मंडल को अनुवाक, सूक्त और मंत्रों में विभाजित किया गया है। अनुवाकों की संख्या 85 है, सूक्त की संख्या 1028 है और मंत्रों की संख्या 10,580 है। दोस्तों, ये 10,580 जो मंत्रों की संख्या बताई जाती है ये विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न तरह से मिलता है, उसकी संख्या अलग अलग मिलती है। साकल संहिता के अनुसार 10,552 मंत्र हैं। इसी तरह से कात्यायन कात्यायन के अनुसार 10,580 मंत्र हैं, और इसमें शब्दों की संख्या भी इन्होंने बताई है कि 1,53,526 जो है ये इसमें शब्द बताए गए हैं। शौनक के अनुसार इसमें अक्षरों की संख्या बताई गई। शौनक ऋषि के अनुसार 4,32,000 अक्षर हैं। इसी तरह से ये जो गणना है, ये जो नंबर है वो हमको शतपथ ब्राह्मण में भी मिलता है कि इसमें जो है 4,32,000 जो है अक्षर हैं। दोस्तों, ये जो अक्षर हैं वो छंदों में विभाजित है। ये कहा जाता है कि 12,000 बृहति छंद हैं। इसमें 12,000 बृहति छंद हैं, और हम जानते हैं कि एक बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर इसमें 4,32,000 अक्षर हुए। तो शौनक ऋषि के अनुसार 4,32,000 अक्षर हैं। इसी तरह से वो बात हमारे शतपथ ब्राह्मण में भी मिलती है कि 4,32,000 इसमें अक्षर है। इसकी रचना का समय दोस्तों 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य इसकी रचना की गई थी। इसका स्थान ये माना जाता है दोस्तों कि इसकी रचना कहाँ पर की गई थी। रचना का स्थान जो माना जाता है सप्त सैंधव प्रदेश में। सप्त सैंधव का अर्थ दोस्तों होता है कि जहाँ पर 7 नदियाँ बहती हों उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। सप्त माने 7 और सैंधव माने नदी हुई। जहाँ पर 7 नदियाँ बहती थी उसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, जिसमें सिंधु, वितस्ता यानी झेलम, चेनाब, रावी यानी परुष्णी, विपाशा यानी ब्यास, सरस्वती, शतुद्री यानी सतलज, ये 7 नदियाँ बहा करती थी जिस क्षेत्र में, उसी को जो है सप्त सैंधव प्रदेश प्राचीन भारत में कहा जाता था। यहीं पर जो है इसकी रचना मानी जाती है। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि मंडलों की क्या विशेषता है। सबसे नवीन मंडल प्रथम और दशम मंडल कहलाता है। दोस्तों, ये हुआ कि 2 से लेकर 9 तक मंडल पहले जोड़े गए और उसके बाद
पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। तो प्रथम और 10वां मंडल को सबसे नवीन माना जाता है। इसे छपड़क मंडल भी कहा जाता है। छपड़क मंडल दोस्तों वह कहलाता है जिसमें अनेक ऋषियों ने अपना योगदान दिया, यानी इसको तैयार करने में इसके रचनाकार जो है वो अनेक ऋषि माने जाते हैं। इसकी रचना अनेक ऋषियों ने मिलकर किया, इसलिए इसको छपड़क मंडल कहा जाता है। तो प्रथम और दसम को छपड़क मंडल कहा जाता है और ये सबसे नवीन है। सबसे प्राचीनतम मंडल अगर कहा जाए तो द्वितीय से लेकर सप्तम तक, यानी द्वितीय से सप्तम तक का जो मंडल है वो सबसे प्राचीन माना जाता है और इसे वंश मंडल कहा जाता है। तो इन सभी के एक एक ऋषि हैं जिन्होंने इसकी रचना की थी। इसी तरह से सबसे प्राचीन अगर मंडल पूछा जाए तो कौन सा है? सप्तम मंडल जो है सबसे प्राचीन माना जाता है और नौवें मंडल को मध्य मंडल माना जाता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं प्रत्येक मंडलों में कितने सूक्त और मंत्र हैं, उसके रचनाकार कौन है। तो प्रथम मंडल में 191 सूक्त है, मंत्रों की संख्या 2006 है। इसके रचनाकार मधुचंदा, मेघातिथि और दीर्घतमा माने जाते हैं। इसी तरह से द्वितीय मंडल में दूसरे मंडल में 43 सूक्त है, 429 मंत्र है और दशमत ऋषि इसके रचनाकार माने जाते हैं। तीसरे मंडल में सूक्तों की संख्या 62 है, मंत्रों की संख्या 617 है। इसके रचनाकार विश्वामित्र माने जाते हैं। इसी तरह से चौथे मंडल में सूक्तों की संख्या 58 है, मंत्रों की संख्या 589 है। वामदेव ऋषि इसके रचनाकार माने जाते हैं। पांचवें मंडल में सूक्तों की संख्या 87 है, मंत्रों की संख्या 727 है और इसके रचनाकार अत्रि ऋषि माने जाते हैं। इसी तरह से छठवें मंडल में सूक्तों की संख्या 75 है और मंत्रों की संख्या 765 है। इसके रचनाकार भरद्वाज ऋषि माने जाते हैं। सातवें मंडल में सूक्त की संख्या 104 है और मंत्रों की संख्या 841 है। इसके रचनाकार वशिष्ठ ऋषि माने जाते हैं। आठवें मंडल में सूक्तों की संख्या 92 है और मंत्रों की संख्या 1761 है। कर्ण, भृगु और अंगिरस ऋषि जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं। इसी तरह से नौवें मंडल में सूक्तों की संख्या 114 और मंत्रों की संख्या 1108 है। सोम और पद्मान ऋषि जो है इसके रचनाकार माने जाते हैं। इसी तरह से 10वें मंडल में 191 सूक्त हैं और 1754 जो है इसमें मंत्र हैं। त्रित, विमद, श्रद्ध और कामायनी ऋषि इसके रचनाकार माने जाते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसकी शाखाएं क्या है। ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? ऋग्वेद की शाखाएं दोस्तों जो है पतंजलि के अनुसार 21 शाखाएं हैं इसकी और शौनक के चरण व्यूह में 5 शाखाओं का नाम मिलता है। दोस्तों ये शाखाएं थी शाकल, वास्कल, आश्वलायन, शंखायन और मांडुकायन। तो ये 5 शाखाएं इसकी बताई जाती हैं। पतंजलि के अनुसार 21 हैं, लेकिन शौनक ऋषि के चरण व्यूह में 5 शाखाओं का विवरण मिलता है। शाकल, वास्कल, आश्वलायन, शंखायन और मुंडुकायन। आइए हम दोस्तों देखते हैं कि ऋग्वेद का राजनैतिक महत्व क्या है। दोस्तों राजनैतिक महत्व का मतलब ये होता है कि जहाँ पर शासन पद्धति का विवरण हो, राज्यों राजाओं का विवरण हो, युद्ध का विवरण हो और 2 राज्यों के मध्य संबंधों का विवरण हो, तो ये सब अगर कहीं पर भी किसी ग्रंथ में मिलते हैं तो हम ये मानते हैं कि वह जो है राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, इतिहास के स्रोत के रूप में उसको शामिल किया जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ऋग्वेद का राजनीतिक महत्व क्या है। आइए हम देखते हैं। दोस्तों इसमें राज्य एवं राजाओं के नाम मिलते हैं, राज्यों राजाओं के नाम मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जनों के नाम मिलते हैं। जन जो प्राचीन जो हमारे राज्य हुआ करते थे उनको जन कहा जाता था। तो जनों के नाम क्या कौन कौन से मिलते हैं? अनु, द्रोहेय, यदु, पुर और तुर्वस, ये जनों के नाम मिलते हैं। इन्हें पंचजन कहा जाता था क्योंकि 5 ये थे, इनकी संख्या 5 थी, इसलिए पंचजन कहा जाता था। इसी तरह से लघुजनों का भी विवरण मिलता है जो इनसे छोटे हुआ करते थे। अनिल, भक्त, भलाना, शिव और विषाणिन, ये लघुजन हुआ करते थे जो पंचजनों से छोटे हुआ करते थे। इसी तरह से राजाओं के नाम मिलते हैं। सर्याति, सुदास जैसे राजाओं के नाम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त और भी राजाओं के नाम मिलते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कि शासन संस्थाएं कौन कौन सी हुआ करती थीं।
शासन की इकाई कुल हुआ करती थी। कुल यानी परिवार जो होता था, तो परिवार का जो स्वामी हुआ करता था वो कुलप कहलाता, यानी कुल का जो स्वामी होता था कुलप कहलाता था। कई कुल मिलकर जो है ग्राम का निर्माण करते थे, यानी जो ग्राम बनता था उसमें कई कुल मिलकर बनते थे। और इसका जो मुखिया हुआ करता था ग्रामणी कहलाता था। और कई ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे, और विष का जो स्वामी हुआ करता था विषपति हुआ करता था। इसी तरह से कई विष जो है मिलकर जन बनाते थे, और जन का जो मुखिया हुआ करता था उसी को जनपति या राजन कहा जाता था। तो दोस्तों, विष शब्द का जो उल्लेख है ऋग्वेद में 170 बार आया है, और जन शब्द का उल्लेख 275 बार आया है। तो हम ये देखते हैं कि शासन की जो इकाई थी परिवार से लेकर और जन तक जाती है, और इसी जन का जो मुखिया हुआ करता था उसी को जनपति या राजन कहा जाता था। आइए हम देखते हैं दोस्तों, और भी कुछ इसमें संकेत हमको मिलता है, शासन संबंधी संकेत मिलता है। राजा का पद दोस्तों जो होता था वंशानुगत हुआ करता था, तो इससे राजा का नाम मिलने का मतलब ये हुआ कि जो शासन हुआ करता था राजतंत्रात्मक होता था, लेकिन उसके साथ साथ गणतंत्रात्मक शासन का भी उल्लेख जो है हमको मिलता है। दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में गणतंत्रात्मक समिति का विवरण दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि गणतंत्रात्मक शासन भी उस समय प्रचलित हुआ करती थी, यानी दो तरह की शासन पद्धतियाँ उस समय प्रचलित हुआ करती थी। एक तो राजतंत्रात्मक जो वंशानुगत चलते थे, और दूसरा गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का भी जो है संकेत हमको इस शब्द से मिलता है, जो गणतंत्रात्मक समिति का विवरण इसमें दिया गया है। ऋग्वेद में दोस्तों सभा और समिति का विवरण दिया गया है। सभा जो है सभा में कुलीन वर्ग के जो लोग हुआ करते थे वो भाग लिया करते थे, और समिति में जो सर्वसाधारण व्यक्ति हुआ करते थे वो भाग लिया करते थे। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार किया गया है, और समिति का उल्लेख 9 बार किया गया। इस तरह से सभा और समिति जो हुआ करती थी वो जो राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था उसमें ये सहायक हुआ करती थी। और राजा हमेशा जो है यह कामना करता था कि जो सभा और समिति है वो उसी के पक्ष में रहे। तो ये एक बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी जो राजतंत्रात्मक शासन में हुआ करती थी। दोस्तों, जो परिषद बताई गई है कि परिषदों की संख्या उस समय जो है 12 हुआ करती थी, और इस जो परिषदों की संख्या जो 12 हुआ करती थी उसमें जो मुख्य लोग हुआ करते थे, जो मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे, सदस्य हुआ करते थे, वो पुरोहित होते थे, सेनानी होते थे और ग्रामणी होते थे। ये परिषद के मुख्य व्यक्ति हुआ करते थे जो जो राजाओं का जो मंत्रिमंडल होता था उसमें हुआ करते थे। इसी तरह से दोस्तों, अस्पस नामक एक अलग जो है संस्था का विवरण मिलता है। अस्पस यानी गुप्तचर प्रणाली भी उस समय हुआ करती थी, जिसका उल्लेख जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में दोस्तों सम्राट और राजन का भी विवरण मिलता है। सम्राट जो बड़ा राजा हुआ करता था, जिसके अधीन जो है राजा लोग कार्य किया करते थे, यानी ये जो राजा होता था छोटे राजे हुआ करते थे, वो सामंत की भांति बड़े राजाओं के अधीन जो है कार्य किया करते थे, तो उन्हें सम्राट कहा जाता था। जो बड़े राजा होते थे, छोटे राजाओं को राजन कहा जाता था। एक दोस्तों अलग जो है एक संस्था का विवरण मिलता है जिसे विदध कहा जाता है। ये सबसे प्राचीनतम संस्था मानी जाती है कि सबसे प्राचीनतम संस्था विदध थी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। तो इस तरह से जो है ये हम देखते हैं कि इसके शासन संबंधी कुछ हमको जानकारी इसमें से होती है, इसलिए इसका जो है राजनैतिक महत्व हुआ करता था। अब हम देखते हैं दोस्तों, युद्ध का भी विवरण इसमें मिलता है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, जो युद्ध का संकेत देता है, यानी किले को ध्वस्त करने वाला। पुरंदर यानी किले को ध्वस्त करने वाला कहा गया है, जो युद्ध का संकेत देता है। इसी तरह से 10 राग युद्ध का विवरण मिलता है, जिसमें भरत जन का जो मुखिया था वो सुदास हुआ करता था। इसी तरह से पुरजन जो हुआ करता था, भरत और पुरजन के बीच में ये युद्ध हुआ था। पुरजन में 10 राजाओं ने संघ बना लिया था, तो 10 राजाओं का संघ एक तरफ था, और भरत जन जो था यानी सुदास जो था वो एक तरफ था। इन दोनों के बीच में जो है ये युद्ध का विवरण है। दोस्तों, यह विवरण 7वें मंडल में दिया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का विवरण दिया गया है, जो युद्ध भरत जन और पुरजन के मध्य में हुआ था। भरत जन का मुखिया सुदास था, और पुरजन में 10 राजाओं ने संघ बनाकर युद्ध लड़ा था। यह युद्ध जो है रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, और
इसका कारण ये बताया जाता है कि उत्तराधिकार के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ था कि जो आर्य लोग यहाँ पर पहले से आए हुए थे और जो बाद में आए, उनके उत्तराधिकार संबंधी जो अधिकार था उसी के लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। तो अब दोस्तों ये जो दोनों राज्य हुआ करते थे, जो दोनों संघ बना, एक जो भरत जन था, दूसरा पूर्व जन था, दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ तो दोनों के बीच में दो पुरोहितों ने काम किया। तो भरत जन जो था यानी जो सुदास था, उसके जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ ऋषि थे, और पूर्व जन के जो पुरोहित थे वो विश्वामित्र ऋषि थे। तो दोनों का परिणाम क्या हुआ कि जब ये युद्ध होता है, 10 राग युद्ध होता है, तो उसमें विजय भरत जन की यानी सुदास की विजय होती है। भरत जन क्योंकि जीता था, इसलिए भी ये माना जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों एक अन्य और विवरण मिलता है कि इंद्र ने कृष्णासुर का वध किया था। तो ये जो विवरण मिलता है वो 8वें मंडल में मिलता है, यहाँ पर भी युद्ध का विवरण मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि ऋग्वेद का राजनीतिक महत्व जो है वो कई दृष्टियों से जो है वो महत्वपूर्ण हुआ करता था। इसीलिए संभवतः इसको हमने जो है इतिहास के स्रोत के रूप में इसमें शामिल किया गया है। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं इसका अगला भाग आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। धन्यवाद।